12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 9 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है विद्यापति। इनका जन्म हुआ था सन 1380 में और मृत्यु हुई थी 1460 में। विद्यापति का जन्म मधुबनी यानी बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्मकाल के संबंध में प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रमाणिक सूचना यानी जिसका प्रमाण दिया जाए और उसके आधार पर उनके जन्म से संबंधित जानकारी दी जाए, तो उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचना काल और आश्रयदाता यानी जिसके आश्रय में वो रहते थे के राज्यकाल के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। यानी विद्यापति का जो जन्म है वो इस आधार पर निर्धारित किया गया है कि उनकी रचनाएं और जिसके आश्रय में वो रहते थे उनके राज्यकाल के आधार पर उनके जन्म का और मृत्यु का हिसाब लगाया गया है और उसी के अनुसार उनके जन्म की जानकारी दी जाती है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र यानी बहुत तेज बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। यानी ये सारे विषय हैं जिनमें विद्यापति जी जो हैं वो बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट यानी अपभ्रंश और मैथिली ये 3 भाषाओं में रचनाएं दी हैं अपनी। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं और उपभाषाओं का ज्ञान था। वे आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि आदिकाल वह समय है जब हिंदी साहित्य का जो साहित्यिक संसार है वो शुरू हुआ था, यानी उसका शुरुआती समय। आदि यानी शुरुआती काल, तो वे आदिकाल के भी कवि थे और भक्ति काल के भी कवि थे। तो इसलिए इनको इन दोनों काल का संधि कवि भी कहा जाता है। संधि यानी जो इन दोनों को जोड़ के रखता हो। यानी आदि काल में भी इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की और उसी के साथ ये भक्ति काल में भी वैसे ही अपनी रचनाओं से भक्ति काल को भी सराबोर करते रहे और इसी के लिए इनको इन दोनों ही कालों का संधि कवि यानी जो इन दोनों कालों में एक साथ रचनाएं प्रस्तुत करते रहे इसके कवि माने जाते हैं। उनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है। यानी जो विद्यापति जी हैं उनकी 2 बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, जिसमें दरबारी संस्कृति यानी उस वक्त पर जिस राजा के आश्रय में कवि रहा करते थे उनके दरबार की जो प्रशंसा है वो राजकवि अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते थे और इसी के लिए ये दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश जो भाषा थी उसकी परंपरा का प्रभाव दिखलाती है। तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की भी गूंज है। यानी जो उनकी रचनाएं हैं उसमें हमें भक्ति भाव देखने को मिलता है और श्रृंगार यानी जिसमें नायक और नायिका के मिलन और विरह का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। यानी विद्यापति की जो प्रसिद्धि है उसका आधार उनकी विद्यापति की पदावली नामक जो रचना है उनसे ही उन्हें मिली है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। मध्यकाल यानी कि जो मध्यकाल है वो भक्ति काल को ही बोला जाता है। तो विद्यापति जो है वो हिंदी साहित्य के मध्यकाल के एक ऐसे कवि हैं जो उस वक्त के कवियों में पहले कवि माने जाते हैं जो पदावली में जन भाषा यानी जो आम बोलचाल की भाषा आम जिंदगी में प्रयोग की जाती थी उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने जन की संस्कृति यानी समाज की जो संस्कृति है उसकी अभिव्यक्ति की थी। जैसा कि आजकल की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अपनी रचनाओं को जन भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कई ऐसे पाठ हैं जहाँ पर आरोहण पाठ है एक ऐसा जहाँ पर पहाड़ी इलाके का वर्णन है और साथ ही वहाँ की भाषा का प्रयोग किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया है और संवादों को भी ज़्यादातर वहाँ के भाषा का
आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। तो अपनी रचनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने की ये जो तरीके हैं वो आधुनिक जो रचनाएं हैं उसमें दिखते हैं। पहले ऐसी रचनाओं में नहीं होता था। तो विद्यापति ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने जन संस्कृति की अभिव्यक्ति जो है जन भाषा के माध्यम से अपनी पदावली में किया था। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियाँ अब वहाँ के मुहावरे बन गए हैं। यानी जो मिथिला क्षेत्र है वहाँ पर विद्यापति की पदावली इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि सांस्कृतिक अनुष्ठान यानी बड़े बड़े जो आम भाषा में कह दो कि लोग अपने घर में अनुष्ठान करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और लोक व्यवहार में, आम जिंदगी में इतने रच बस गए हैं कि वो मुहावरों की तरह उनकी पदावलियों का प्रयोग करते हैं। पद लालित्य यानी जो पदों की सुंदरता है, मानवीय प्रेम और व्यावहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं और इसी के लिए आम जीवन में वो मुहावरों की तरह उनमें फिट हो जाते हैं और लोग उनका मुहावरों की तरह उनकी पदावली के जितने भी पद हैं उनको स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार या जैसा माहौल और परिवेश हो उसके अनुसार जो रच बस जाती हैं उन पदों को मुहावरे की तरह प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि, रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। यानी उनकी रचनाओं में हमें ये सब विषय देखने को मिलते हैं। उनके पदों में प्रेम है और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चल यानी जो जिसमें किसी भी तरीके का कपट नहीं है और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है जो अन्यत्र, जो और कहीं पे भी मिलना मुश्किल है। तो ऐसा हमें उनकी रचनाओं में इतनी बेहतरीन उनकी रचनाएं हैं जो इन सारी चीज़ों को ले चलते हुए अपनी अभिव्यक्ति करता है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। इस पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद दिए गए हैं। पहले में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। विरहिणी जिसका प्रिय जो है वो उनसे दूर है और यहाँ पर विरह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है जो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस यानी जिसमें नायक और नायिका के संयोग रस और विरह का जो रस है वो प्रस्तुत किया जाता है और इसी के अंतर्गत श्रृंगार रस के माध्यम से यहाँ पर विरहिणी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उसके दुख को और भी कातर यानी और भी ज़्यादा गहरा कितना दुख है वो दिखाया गया है जो उसे प्रताड़ित कर रहा है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। तो ये पहले पद में हमें देखने को मिलेगा कि राधा जो हैं अपने विरह से पीड़ित हैं और कृष्ण के गोकुल छोड़कर जाने से वो बहुत ही दुखी हैं और ये सोच रही हैं कि अपने विरह को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने जो एक पत्र लिखा है वो कौन कृष्ण तक पहुंचाएगा। और इस तरीके से आखिर में पद के उनको बताया जाता है कि किस तरीके से कार्तिक मास में कृष्ण के आने की संभावना है। दूसरे पद में प्रियतमा यानी राधा जी के माध्यम से बताते हैं कि दूसरे पद में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही परंतु अभी तक उनके नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। और तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहे चले जा रहे हैं जिससे उनके नेत्र खुल ही नहीं पा रहे हैं। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण यानी कमजोर होती जा रही हैं। और इस तरीके से विद्यापति की जो पदावली है उसके से जो यहाँ पर प्रस्तुत 3 पद हैं उसमें नायिका का जो विरह वर्णन प्रस्तुत किया गया है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत जो उसका प्रकार है उसके माध्यम से पदों में हमें विरह का वर्णन मिलेगा
और श्रृंगार रस देखने को मिलेगा।